नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम एक नया एक विशेष कार्यक्रम जो आप सभी को करेगा जागरूक। मैं बात कर रही हूँ आयुर्वेदिक विज्ञान की। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ रहना हम सभी के लिए हित में भी होता है और साथ साथ हम सभी का अधिकार भी है। ईश्वर ने हमें हर अंग कुछ ना कुछ सोच करके दिया है ताकि हर अंग का हम भरपूर लाभ उठा सके। लेकिन आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने आप को समय नहीं दे पाते। ना जाने कब हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी दस्तक देती है और अचानक से एक गंभीर रूप ले लेती है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे किडनी फेल्योर के बारे में। किडनी फेल्योर एक ऐसा टर्म जिससे आप सभी अवेयर है और आप सभी निरंतर सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे इसके आगे के प्रोसेस के बारे में। क्या है वो प्रोसेस, उस बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के हित की जानकारी देने के लिए, आप सभी को स्वस्थ रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैज्ञानिक वैद्य संजीव भारद्वाज जी। तो आइए करते हैं शुरुआत कार्यक्रम को। सबसे पहले स्वागत करते हैं वैद्य जी का। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। किडनी फेल्योर, जैसे कि मैंने अभी एड्रेस किया हमारे सभी व्यूअर्स को, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये एक ऐसा टर्म है जिससे हम सभी अवेयर हैं और आए दिन देखते हैं कोई ना कोई किडनी फेल्योर का पेशेंट है। भगवान न करे, लेकिन अक्सर हम ये न्यूज़ में सुनते हैं कि किडनी फेल्योर से जान चली गई है, व्यक्ति अपने जीवन को खो चुका है। किडनी फेल्योर की जब बात आती है, डेफिनेटली जब वो सामने आता है, डायग्नोज किया आता है, कई तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं एंड फाइनली डॉक्टर्स उनको डायलिसिस की बात कहते हैं कि पर्सन इज इन डायलिसिस नाउ। मैं आपसे जानना चाहूँगी डायलिसिस के बाद का प्रोसेस और बाद का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, डायलिसिस तो एक मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। डायलिसिस आपने किसी का भी अगर स्टार्ट किया, उसकी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स हैं, बढ़े हुए हैं, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, तो आपने उसको डायलिसिस के लिए किया, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि वो डायलिसिस की कंडीशन तक पहुंचा कैसे। वो डायलिसिस की कंडीशन तक इसलिए पहुंचा क्योंकि वहाँ पर उसको जो शुरू से जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो ट्रीटमेंट मिल नहीं पाया। अल्टीमेटली उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स उस लेवल पर पहुंच गए जिन्होंने अपना अपना अलग अलग तरह से असर दिखाना शुरू किया। जैसे उसको प्लूरल एफ्यूजन हो गई, उसकी छाती में पानी भर गया, या उसको असाइटिस हो गया, उसके पेट के आसपास पेरिटोनियल कैविटी में इंटरपेरिटोनियल ट्रांसफ्यूजन हो गया। तो उस कंडीशन के अंदर आप कहते हैं कि आप डायलिसिस करा लें क्योंकि आपको वाटर रिटेंशन, क्योंकि आपकी किडनी उसको वर्क नहीं कर रही है, तो आपको उसको किडनी अब जब पानी नहीं निकालेगी तो अल्टीमेटली निकालने के लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको डायलिसिस कहते हैं। लेकिन मैटर ये है कि आप डायलिसिस में अगर सपोज करो नहीं भी जाना चाहें तो उसके लिए भी बनता है, पर कंडीशन ये है कि एक ऐसी कंडीशन शुरुआत में जब आपको पता चले कि आपकी किडनी फेलियर है, तो उसी वक्त ही अगर आप उसको स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल है कि आपको वहाँ तक जाना ही ना पड़े। दूसरी बात ये कि अगर एक पेशेंट डायलिसिस पे चला भी जाता है किसी कारण से, तो ऐसा नहीं कि वो डायलिसिस से वापस नहीं आ सकता। टर्म ये रहती है कि अगर आप डायलिसिस पे चले गए तो वो तो मेंटेनेंस का प्रोसीजर हो गया, आपकी खुद की किडनी उसके अंदर कितना वर्क कर रही है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, आप एक वेट मशीन ले लें, एक कांटा ले लीजिए, एक कांटे पे एक साइड आप डायलिसिस की मशीन रखें, एक साइड आप किडनी रखें। जितनी आपकी किडनी कम काम कर रही है उतना डायलिसिस का रोल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है। जितनी आपकी किडनी ज़्यादा वर्क करेगी उतना डायलिसिस का रोल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यही किडनी का फंक्शन है जिसको डायलिसिस के थ्रू हम लोग करते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। पर क्योंकि उसमें सेंसेस नहीं है इसलिए उसके साइड इफेक्ट्स हैं। सेंसेस क्या नहीं है कि हमारी किडनी हमारे प्रोटीन्स को बॉडी में रोकती है, पर डायलिसिस मशीन तो ऐसा नहीं करती ना, वो तो उसी डेंसिटी के जितने भी अपना हमारे केमिकल्स हैं उन सबको निकाल देती है, जिनमें प्रोटीन भी होता है। इसीलिए एल्बुमिन कम होता जाता है जो लोग डायलिसिस पे जाते हैं। ये एक रीज़न है। हालांकि डायलिसिस मेंटेनेंस का प्रोसीजर अच्छा है, इंजीनियर ने एक मशीन बनाई, अच्छा किया उसने मानव के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। आपको अल्टीमेटली उसके लिए सोचना चाहिए कि किडनी ठीक भी हो सकती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर सभी दर्शकों को मैं खास तौर पे एक बात बताना चाहूँगी चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व। जब किडनी फेल्योर की बात आती है और हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जनरली कहा जाता है कि ये क्योर नहीं हो सकता, लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगी वैज्ञानिक वैद्य संजीव भारद्वाज जी ने वैज्ञानिक आधार पर ये सिद्ध करा है और प्रूफ करके दिखाया है किडनी फेल्योर आयुर्वेदा के माध्यम से, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से ठीक हो सकता है और ये करके उन्होंने दिखाया है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब मैं आपसे ये जानूंगी, डायलिसिस की आपने भी थोड़ी देर पहले बात करी, यू सेड कि डायलिसिस एक मेंटेनेंस का प्रोसेस है। वहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारी किडनी कितना काम कर रही है कि नहीं, इट्स टाइप की हमसे एक मेंटेनेंस में चल रहे हैं। दैट मीन्स एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है शॉकिंग होना चाहिए सबके लिए, क्या डायलिसिस को भी हम क्लोज कर सकते हैं? एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ बंद किया जा सके डायलिसिस को? हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डायलिसिस को आप वेट मशीन पे रख लीजिए, किडनी आपकी फंक्शन करेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ गया कि किडनी फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, आज आप जहाँ भी जाते हैं, कभी भी किसी की किडनी का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर उसको कहता है आप यूरिया, क्रेटिनाइन या ज़्यादा से ज़्यादा किडनी फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, पैराथायराइड हार्मोन, ये टेस्ट कराते हैं जिनका किडनी के फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, वो केवल आपके ब्लड में टॉक्सिन्स को बता रहे हैं।
बेसिकली किडनी के फंक्शन के लिए टेस्ट होता है रीनल स्कैन डीटीपीए। रीनल स्कैन डीटीपीए कराने से आपको पता चलता है इसके अंदर आपके जीएफआर कितना है। जीएफआर का फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस वो कैपिलरीज हैं जो आपकी किडनी के अंदर टॉक्सिन को फिल्टर का काम करती हैं। वो जितना वो डैमेज होती चली जाएंगी उतना आप डायलिसिस की तरफ जाएंगे। जितना उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, उसमें जितनी इंप्रूवमेंट आएगी उतना ज़्यादा आप डायलिसिस से दूर होते चले जाएंगे। आपकी किडनी अपनी अंदर फंक्शन कर रही है। क्यों नहीं कराते हैं? जो नॉर्मल कॉमन आपने देखा होगा कि आज तक लोग, बहुत कम लोग हैं जिनका रीनल स्कैन होता है। उसका सिर्फ रीज़न इतना सा है कि डॉक्टर्स को पता होता ही है कि आप आज किडनी फेलियर उनके पास लेके गए, उन्होंने आपको डाइटॉर और दुनिया भर की डायरेटिक हार्मोन्स के ऊपर डाल दिए जिससे आपका यूरिनेशन प्रोसेस यूरिन पास होता रहे और आप रिटेंशन ऑफ वाटर आपकी बॉडी में ना हो। उससे किडनी और ज़्यादा सरप्रेस होती है। अल्टीमेटली होता है, एंड ऑफ द डे ये होता है कि आपकी किडनी बिल्कुल बैठ जाती है, तो वो आपको ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट कर देता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से कोई लेने देना नहीं ना। यहाँ तो अपना प्रोफेशन की बात आ गई। आज जिसे जाके देखोगे आप, वहाँ पर वही यहीं पर एक ही बात आएगी कि आप इसको ट्रांसप्लांट करा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर उनका प्रोसीजर ये होगा। वैसे ये प्रोसीजर इसका है नहीं, बना दिया गया है आजकल, ऐसा है नहीं, पर फिर भी चलिए। तो अब यहाँ पर हमारे को देखना ये है कि हमारा जीएफआर इंप्रूव होता है कि नहीं होता, क्योंकि जीएफआर लोगों से इंप्रूव नहीं होता, इसीलिए वो कहते हैं कि किडनी का इलाज नहीं है। क्योंकि जीएफआर आयुर्वेद और नेचुरल ट्रीटमेंट से इंप्रूव होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका इलाज है। इसके लिए मैंने अपना कई लोगों के अलग अलग जगह टेस्ट कराए, जिसमें लोग कहते हैं कि एक बार अगर वो हो जाए तो होता नहीं। तो मेरी शुरुआत ही जो होती है वो रीनल स्कैन डीटीपीए से होती है। मैं पूरे वर्ल्ड में लोगों को कहता हूँ, जो कहता है किडनी ठीक नहीं होती और इसको मैं चेक करना, मैं करूँ आ जाओ आप मुझसे समझ लो, मैं बताता हूँ आपको कैसे होती है कैसे नहीं होती। देखिए ये पेशेंट है, ये मेरे पास में 21/1/2012 को आया। 21/1/2012 को इसका जीएफआर जो था वो 21.4 था, जो कि नॉर्मल आदमी का 80 से 100 होता है। तो जब हमने इसका दोबारा रीचेक कराया 3 मंथ्स के बाद में, 21.4 से ये बढ़कर 28/4 को 33.5 हो गया। तो 33.5 जब इसका हो गया, 21.4 से 33.5 हो सकता है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि वो 80 क्यों नहीं हो सकता, जो कि एक नॉर्मल रेंज होती है। जब आपकी एक चीज बढ़नी शुरू हो गई है तो फिर रिजुविनेशन ऑफ सेल है। देखिए आपने रिजुविनेट किया तो अल्टीमेटली ये दो 10% यहाँ पर 10 ml का जो इंप्रूवमेंट आया, 10 ml का इंप्रूवमेंट हम मान के चलते हैं 50% का आ गया 21.4 से, अगर 33.5% हुआ तो ये जो 10 ml का जो इंप्रूवमेंट आया है ये रिजुविनेशन ऑफ सेल की वजह से आया है। जब 10% कैपिलरीज रिजुविनेट हो सकती है तो 100% क्यों नहीं हो सकती? उसका कोई रीजन नहीं है ना हमारे पास में ऐसा नेगेटिव सोचने का। अच्छा, नेगेटिव सोचने का रीजन तब होता था जब हमारे पास में इंप्रूवमेंट ना आए। अच्छा चलो, एक तो हो सकता है कि अंदाजे से हो गया, या किसी, चलो तुक्का ही लग जाता है, आदमी कहते चलो ठीक है हो गया, क्या पता उसका नेचुरल हो गया। रिपोर्ट भी गलत हो सकती है, हम ऐसा ही मानते हैं कि एक रिपोर्ट है तो वो गलत भी हो सकती है। तो फिर हमने इसका दूसरे एक आदमी का चेक कराया। इसकी हमने कराई 12/3/2012 को, जहाँ पर 3.7 ml इसका था। 3.7 ml जब था इसका, तो इसका जब ट्रीटमेंट शुरू किया गया और उसके बाद जब हमने इसको चेक कराया सेम जीएफआर को, इसका गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस अभी भी चल रहा है, सुरेंद्र कॉर्पोरेशन का नाम है। 16/6/2012 को जब किया तो 9.3 ml आ गया। तो 4 से अगर 9 आ गया तो इसका मतलब तकरीबन 150% की इसके अंदर इंप्रूवमेंट हुई। तो जब वो 4 से 10 हो सकता है तो 10 से 80 क्यों नहीं हो सकता? इसका भी एक रीजन नजर नहीं आया। चलो एक या दो केसेस तो किसी के पास भी हो सकते हैं, 1-2 केसेस हो सकता है कि नेचुरली हो, नेचुरल हो सकते हैं। तो फिर इसके बाद में तीसरा डायग्नोस किया। ये मैं इसका वैज्ञानिक आधार बता रहा हूँ क्योंकि लोग इसको बहुत ही समझते हैं कि शायद इस पैथी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, जबकि जितना विज्ञान इसमें, ये मैं भी आपको अभी आने वाले समय में भी क्लियर करने वाला हूँ अगले 15-20 मिनट में, कि कहाँ पर ये वैज्ञानिक इसका आधार है और इसी के आधार के ऊपर सारी पैथीज चल रही हैं। तो नेक्स्ट जब हमने पेशेंट का कराया तो उसका 21.4 ml था इस मास्टरबेश का। इसके बाद में जब इसका कराया गया तो ये 23.4 हो गया। फिर और पेशेंट का कराया, जब उसका, पेशेंट का नाम है सतीश, इसका 8.9 ml था। जब 8.9 ml के 3 महीने के बाद में कराया गया तो ये बढ़ के 19.6 हो गया। पहले 11.6 आया, उसके बाद में ये 23.6 आ गया, सॉरी 23.6 आ गया। इसका मतलब 9 से अगर 23.6 आ गया 3 महीने के अंदर, तो कितना उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना बढ़ा है कि जो पेशेंट हफ्ते में 2 बार डायलिसिस पे जा रहा था वो अब हफ्ते में 1 बार डायलिसिस पे जा रहा है। ये मैंडेटरी प्रोटोकॉल है। देखिए आपका जीएफआर, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो किडनी फेलियर का ये प्रोटोकॉल है कि जीएफआर आपका घटेगा, आपको डायलिसिस पे जाना है। जीएफआर अगर आपका बढ़ता है, चाहे वो किसी भी चीज से बढ़ता है, तो आपको डायलिसिस पे जाने की जरूरत नहीं। आपकी किडनी फेल, आप कहते हैं किडनी फेल होगी, उस टर्म का मतलब क्या है? उस किडनी में क्या फेल हुआ? ये मेरा एक सेमिनार हुआ, मैंने पूछा, मैंने कहा सर किडनी में क्या फेल होता है? भाई देखिए मैं तो अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, मुझे तो किडनी वैसी नजर आ रही है जैसे मेरे को किडनी नजर आती है। फिर किडनी में क्या फेल हुआ? तो उन्होंने कहा कि इसका नेफ्रोटिक सिस्टम फेल हो गया। तो मैंने कहा नेफ्रोटिक सिस्टम, तो नेफ्रॉन तो पूरे सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर हमारा रिटेंशन ऑफ वाटर भी है।
नेफ्रोटिक सिस्टम में क्या फेल हुआ, तो वहां से क्लियर हुआ कि इसका GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसका कम होता चला गया। उसी फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करना फिर मेरा एम रह गया, जिसके ऊपर मैंने वर्क किया और वो आज मेंटेन भी है। अब कोई वर्ड में ये नहीं कह सकता कि GFR एक बार कम हो जाए तो दोबारा बढ़ नहीं सकता। इसी कड़ी के अंदर और पेशेंट्स का कराया, जिसमें एक इन पेशेंट का कराया मिस्टर आहूजा का, इनका 8.1 ml था। 8.1 ml के बाद जब दोबारा कराया तो 11.6 आया। एक ये पेशेंट, अच्छा पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी कर जाता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप ये वेरी करने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो काम हो ही नहीं रहा। अब देखिए ये पेशेंट आया हमारे पास में 11वें महीने में 2011 में, 4.4 ml इसका GFR था। जब हमने फेब में कराया तो इसका 1% भी GFR नहीं बढ़ा था, 4.4 4.3 वो उसी रेंज में रहा। लेकिन उसके 3 महीने बाद जब दोबारा GFR कराया तो ये यहाँ पर हो गया 7.6 ml। तो 7.6 ml का मतलब है कि उसकी किडनी 100% इंप्रूव करी 4 से, अगर उसका 8 हुआ तो ये क्लियर हो गया कि वो GFR बढ़ता है। पर कभी कभी किसी किसी पेशेंट में, देखिए मेडिसिन ने कुछ नहीं करना होता, करना अल्टीमेटली बॉडी ने, सब कुछ डिपेंड जो करता है बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर करता है। अच्छा बॉडी कैसे रिस्पॉन्स देगी, आप मेडिसिन से आप लेने की बात करते हैं, रिस्पॉन्स लेने की बात करते हैं, तो आप बीमारी को आप एक स्टेयर की तरह समझ लीजिए जिसमें 10 सीढ़ियाँ हैं। आप जितनी ऊंची सीढ़ी पे चले जाएंगे उतना उतरने में आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए जितना अर्ली स्टेज के ऊपर इसका ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा उतनी जल्दी आपका वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, अल्टीमेटली आप उतनी जल्दी उसमें लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि ये सारी की सारी एक ही लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, क्योंकि मैं एक ही लेबोरेटरी है दिल्ली में जिससे मैं ये टेस्ट कराता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। उन्होंने कहा कि आप एक ही लेबोरेटरी से कराते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर ये लेबोरेटरी आपकी खरीदी हुई हो या आपने इसमें पैसे दे दिए हो, तो जिसकी वजजह से ये बढ़ गया। तो उसके बाद मैंने अलग अलग लेबोरेटरी से कराया। फिर मैंने ये मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ से कराया, जिसमें इस पेशेंट का पहले GFR 12.38 था। उसके बाद जब कराया 3 महीने बाद तो ये 18.19 आ गया। फिर एक और हॉस्पिटल ये आर्टिमिस में कराया, यहाँ पर इसका GFR 28.4 था। जब दोबारा कराया तो किसी और हॉस्पिटल में कराया, ये फोर्टिस हॉस्पिटल है वसंत कुंज में, वहाँ कराया तो यहाँ पर कितना आ गया 38.4 आ गया। उसके बाद जब दूसरे और ऐसा रहा, इसके बाद में बारी आई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। यहाँ पर ये 2002 में एक बच्चा गया था ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसका उस वक्त में GFR 23 ml था 2002 में। 2012 में मैंने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। आफ्टर गेटिंग माई ट्रीटमेंट GFR उसका 30.33 हुआ, 30.33। ये धर्मशिला हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। अब वेरियस हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट है। अगर उसके बाद भी देखिए अगर कोई कहता है कि GFR इंप्रूव नहीं हो सकता, तो देखिए ऐसे कहने वालों का तो देखिए कोई जवाब नहीं है। साइंटिफिकली अगर कोई इस चीज़ को कहीं नहीं हो सकता फिर तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब अनसाइंटिफिकली अगर कोई बोलता रहेगा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो उसका तो मेरे पास में ना कोई जवाब है, ना मैं उसका जवाब देने की कोई जरूरत समझता हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से सरल और स्पष्ट शब्दों में ये बताया गया है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से किडनी फेलियर ठीक हो सकता है एंड आपके सामने प्रूफ्स भी रखे गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम आप सभी को एंटरटेन करने के लिए नहीं बल्कि अवेयर करने के लिए है। अगर आपके घर में अभी भी कोई किडनी फेलियर की प्रॉब्लम से गुजर रहा है और आपको भी कह दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द लास्ट ऑप्शन, तो प्लीज़ आप वैद्य संजीव भारद्वाज जी से अवश्य मुलाकात कीजिए। अपॉइंटमेंट्स फिक्स कराइए। नंबर्स कंटिन्यूअसली टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं और ये अनुरोध सिर्फ इसलिए ताकि आप सभी लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन को व्यतीत कर सके। यहाँ पर एक प्रश्न मैं अपनी क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग और हमारे व्यूवर्स की क्यूरियोसिटी को लेते हुए करना चाहूँगी। आपने ये रिपोर्ट्स यहाँ पर शो करी, आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करी। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये रिपोर्ट्स, अगर ये टेस्ट आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बीइंग एन आयुर्वेदा डॉक्टर, तो फिर क्यों नहीं एलोपैथिक के डॉक्टर्स ये रिपोर्ट्स या इस तरह के टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते? वो सीधे ये क्यों कहते हैं कि नो, इसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता? देखिए ये बहुत ही ना दुख की बात है। रीज़न उसका ये है कि देखिए आप एक पेशेंट आपके पास में आता है, आप उसको पेशेंट नहीं समझते हैं, आप उसको ग्राहक समझते हैं। कैसे समझते हैं कि एक पेशेंट आया जिसका 1.9 क्रेटिनिन था, क्रेटिनिन के बाद में उसका क्रेटिनिन बढ़ता रहा, आपने उसको बोला कि हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं, ये आपकी डिटोरिएशन को रोकेगा। ये बड़ी कॉमन लैंग्वेज है डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ये आपकी डिटोरिएशन को रोक के रखेगा, आपकी किडनी नहीं सरप्रेस होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टेस्ट मैं कराता हूँ वही सेम टेस्ट उनको कराने चाहिए। वो रीनल स्कैन कराएं, 6 महीने, हर तीसरे महीने में रीनल स्कैन कराएं और दिखाएं कि आपकी डिटोरिएशन रुकी हुई है। पेशेंट बेचारा 10% किडनी फेलियर पे उनके पास जाता है, वो उसकी 90% 95% किडनी फेल करने के बाद कहते हैं कि अब डायलिसिस करा लो, अब ट्रांसप्लांट करा लो। वो अपना घर बार बेच के ट्रांसप्लांट कराता है, फिर कहते हैं सॉरी ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं हुआ। उनका एक वर्ड होता है, अगले की पूरी जिंदगी खत्म, पूरी जिंदगी की कमाई खत्म। तो मैटर ये आ रहा है कि देखिए ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं कि ट्रांसप्लांट कोई आयुर्वेद में नहीं, आप आयुर्वेद में सर्जरी नहीं थी क्या? आयुर्वेद में भी सर्जरी होती थी, लेकिन सर्जरी केवल उन्हीं चीज़ों की होती थी जहाँ पर सर्जरी की आवश्यकता होती थी। गैर आवश्यक जगह सर्जरी करने की वजह से नुकसान है। अभी मेदांता हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा केस हो गया, इधर हो गया, आप रोजमर्रा के केस सुनते हैं। इनका कारण सर्जन की कमी नहीं है, इनका कारण गैर जरूरी सर्जरी है। जहां जरूरत नहीं है वहां आप सर्जरी कर रहे हैं।
अब किडनी ऑर्गन है, ऑर्गन देखिए, मेरा एक सेमिनार हुआ तो वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर दीक्षित, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ट्रांसप्लांटेड लीवर हाउ डज इट वर्क, प्लीज लेट मी नो समथिंग अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, आप मुझे थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन करिए प्लीज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट। तो उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांटेड लीवर अपने आप को रिजुनेट करता है। मैंने कहा जी वो कैसे? तो उन्होंने कहा वो ऐसे कि वो जैसे स्टारफिश की लेग है, अगर आप उसको काट दो तो वो रिजुनेट कर लेती है। मैंने कहा जी लेकिन स्टारफिश की लेग तो ट्रांसप्लांटेड नहीं होती, वो तो उसकी खुद की जेन्युइन लेग है जो और मेरा क्वेश्चन तो ट्रांसप्लांट के बारे में था, तो ये लॉजिक पहले वहाँ मैच कैसे करा। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा खुद का, आई हैव माई ऑन डैमेज लीवर एंड यू आर अनेबल टू रिजुनेट द सेल ऑफ माई लिवर एंड यू आर टॉकिंग अबाउट लीवर ट्रांसप्लांट, हाउ डज इट पॉसिबल? ये तो कोई तुक्की नहीं हुई ना, कि मतलब मेरा खुद का लीवर के सेल डैमेज है, आप उसको रिजुनेट नहीं कर रहे और आप मेरे को कह रहे हो कि मैं ट्रांसप्लांट करा लूँ और उसके बाद में वो रिजुनेट करेगा। चलिए वहाँ तक भी कोई नहीं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि हम 30% जो लीवर लगाते हैं वो अपने आप को रिजुनेट करता है क्योंकि वहाँ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। तो मेरा प्रश्न ये था कि अगर आप 30% लीवर लगाते हैं तो जो पेशेंट कई बार आपके पास पहुँचता है उसका 50% सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। जब 50% तो फिर उसका मतलब लीवर उसका ठीक हुआ, तो जो 50% अपने को रिजुनेट नहीं कर पा रहे तो 30% को कैसे कराओगे? तो झूठ पे आधारित कोई भी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पेशेंट को देखो, पेशेंट बहुत भोला होता है, उसको बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं, उसको तथ्य के ऊपर आधारित आपको सीधा रास्ता दिखाना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हो कि अगर आप उसको गलत रास्ता दिखाते हैं तो बहुत बड़ा पाप और अन्याय होता है पेशेंट के साथ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल होता है और आप कोई भी अगर उसको ऐसा फैसला लेने पे मजबूर करते हैं जो उसके अहित का हो। लोग कहते हैं कि डायलिसिस एक ऑप्शन है। मैं ये पूछता हूँ कि लोगों के जब किडनी फेल हो जाती है, ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, तब भी तो वो डायलिसिस कराते हैं। जब वो तब डायलिसिस करा लेते हैं तो उनको पहले डायलिसिस कराते रहने में क्या एतराज़ है? क्योंकि डायलिसिस तो मेंटेनेंस का पार्ट है, आप बॉडी को मेंटेन कर रहे हो प्लस मेडिकेशन ले रहे हो, मेडिकेशन लिया आपने, उससे आपकी किडनी के सेल्स रिजुनेट हुए, धीरे धीरे करके नेफ्रोटिक सिस्टम आपका बना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका बढ़ा, अल्टीमेटली धीरे धीरे करके डायलिसिस आपकी बंद हो जाएगी। अब आप उसको पहले अगर आप ट्रांसप्लांट कर दो, बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे, तो उसके बाद तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, फिर तो मैं भी हेल्पलेस हूँ। जब बॉडी ने किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया तो उसके बारे में मैं तो क्या किसी की मदद कर पाऊंगा? जी, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप एग्जांपल्स के साथ, इनफैक्ट ये कहेंगे साइंटिफिक लॉजिक्स के साथ यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। अगेन मैं अपने यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगी। लाख प्रोसेसेस हम लोग को बताए जाते हैं किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट को क्योर करने के लिए, कई तरह के टेस्ट हम लोग को बताए जाते हैं, बट एग्जैक्टली हमारी किडनी रिकवर कर रही है वो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी किडनी के अंदर रिकवरी चल रही है? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया रीनल स्कैन डीटीपी है, आपका जीएफआर जैसे बढ़ता जाएगा आपको पता चलता जाएगा कि धीरे धीरे करके हमारी किडनी कैसे कैसे रिकवर कर रही है। इसका यही एक अभी तक का जो है, यही एक लास्ट एंड फर्स्ट टेस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये टेस्ट आप कराएं, अगर मेरे पास नहीं, आप किसी के पास भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो आप उसके पास में ये टेस्ट कराइए, पहले कराइए और बाद में कराइए। हर 3 महीने में जब आप टेस्ट कराएंगे आपका अगर इंप्रूव हो रहा होगा तो भी पता चलेगा, नहीं हो रहा होगा तो भी पता चलेगा। हमारे यहाँ लोग टेस्ट कराते हैं, उनका इंप्रूव होता है तो वो रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हुई है। अब इसके बाद तो कोई क्वेश्चन मार्क रहने का मतलब ही नहीं होता है। जी, यहाँ पे जब हम लेबोरेटरी की बात करते हैं, डेफिनेटली जो भी टेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो लेबोरेटरी पे आधारित होते हैं, और आयुर्वेदा को मैं अलग करूँगी, उसके अलावा जो बाकी साइंसेज है दे सेज की लेबोरेटरी उनकी इन्वेंशन है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे को ना बड़ा मिसगाइड किया गया, इंडियंस को बड़ा सरप्राइज किया गया शुरू से ना। मैं इस बात का बड़ी खिलाफत करता हूँ। ये लोग कहते हैं कि लेबोरेटरी हमने बनाई है। हमारे ऋग्वेद के अंदर श्लोक आता है, तपनी यंत्र गोपाभम पद्मा लक्तक सन्निभम गुंजा फलम स्वर्णच्च विशुद्धम विधि शोणितम। तपे हुए गोपा बोलते हैं सोने को, तपे हुए सोने के समान, गुंजा फल के समान। पद्मा लक्तक, पदम बोलते हैं कमल को, कई लोग जानते होंगे जो संस्कृत जानते हैं, पदम बोलते हैं कमल, पद्मा लक्तक बोलते हैं कमल की पत्ती को, उसके समान जो रंग का खून है। स्वर्णच्च विशुद्धम विधि शोणितम, वो सोने की तरह शुद्ध खून है जी। तो पहले क्या करते थे, पहले जमाने में जो वैद्य हुआ करते थे, लेबोरेटरी यहीं से ही स्टार्ट हुई है। वो बबूल के कांटे से उसको प्रिक करते थे, प्रिक करने के बाद आपने पत्ती पे रखा, उसके कलर के अकॉर्डिंगली आपने उसका डिसाइड किया। अब आपको मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे को कैसे कॉपी किया गया और आज कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप अपनी शुगर की मशीन उठा लो, बाकी सारी मशीनों को छोड़ो। जब आप उसमें प्रिक करते हो, प्रिक करने के बाद आप एक लगाते हो स्ट्रिप के अंदर, आपका ब्लड वो सोक करती है। आप उसकी डब्बी देखना, उसके ऊपर ना एक साइड में लिखा होगा कि ये वाला कलर है तो 100 से 150 शुगर है, ये वाला कलर है 150 से 200 शुगर है, ये वाला कलर है 200 से 250। सेम उसी कंसेप्ट को आपने आगे कर लिया और आपने कहा कि ये तो हमारी अपनी पेटेंट है, इसको तो हम। अब मैं आपको, चलो निधि जी, आज मैं आपसे एक थोड़ा सा हटके सवाल पूछता हूँ। शायद आपने सुना होगा कि जो हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था वो राइट ब्रदर्स ने 1912 में किया था। बिल्कुल, ये जीके में पढ़ाया गया हमारे। जबकि सच्चाई ये है, शिवराज बापूजी तलपड़े वैज्ञानिक थे, 1895 में उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था और जुहू बीच के ऊपर उन्होंने 1500 फुट की ऊंचाई के ऊपर हवाई जहाज उड़ाया था, जिसमें वहाँ के उस वक्त के जज भी मौजूद थे उस चीज़ के लिए। और कौन मौजूद था? बड़ौदा के राजा मौजूद थे। उन्होंने उसके बदले में उनको बड़ौदा की एक जागीर दी थी, जिसका हमारे पास में आज भी एविडेंसेस हैं जी।
हमारे को बताया गया कि राइट ब्रदर्स ने नहीं किया था, ये शिवराज बापूजी तलपड़े ने 1895 में कर दिया था। लेकिन उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कंपनी थी रैली ब्रदर्स, वो उनके पास में आई, उन्होंने उससे कहा कि आप उनसे एग्रीमेंट कर लो, इसका पेटेंट कर लो, क्योंकि हिंदुस्तानियों के पास में पैसा कम था, लूट लिया सारा, तो फिर पैसा तो कम होना ही है। पैसा कम था, उनको बोला गया कि भाई ठीक है आप एक काम करो, इसका एग्रीमेंट हमारे साथ कर लो। करा एग्रीमेंट करने के बाद में उसका डिजाइन लेके वहां जाके उसको अपने नाम से पेटेंट करा लिया। अब नाम ये हो गया कि वो राइट ब्रदर्स ने किया। नहीं तो हिंदुस्तान में जितना विज्ञान था, इतना विज्ञान तो कहीं भी नहीं था जी। जिस वक्त में न्यूक्लियर मिसाइल चल रही थी राम के जमाने में, उस वक्त वहाँ बंदर घूम रहे थे, एप्स वहीं थे, हमारे यहाँ थोड़ा ना थे। हमारे यहाँ तो आज भी मौजूद है इस चीज के, आप कह रहे राम से, तो सब हर चीज मौजूद है, पुराने एविडेंसेस कि आयुर्वेद कहाँ से चला और कहाँ तक पहुंचा जी। अभी ज्यादा पुरानी बात ना लेते हैं, हम अपने छोटे से इतिहास को थोड़ा सा दोहराते हैं। आपको मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। 1835 के अंदर लड़ाई हुई थी, टीपू सुल्तान के फादर थे हैदर अली जी। उनके साथ कर्नल कूड्स की। कर्नल कूड्स अंग्रेजों के गवर्नर थे, तो टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे हैदर अली, उन्होंने उसको जान से नहीं मारा था, हार गया था कर्नल कूड्स उनसे, उसकी नाक काट दी थी। उसको कहा था ये नाक काट दी है, तू जाके इसको दिखाना है इंग्लैंड में कि देखो नाक कटवा के आया हूँ। वो रास्ते में गया और जाने के बाद उसने यहीं पर एक वैद्य से उस नाक को जुड़वाया और जुड़वाने की सर्जरी करवाई, जुड़वाया। उसके बाद में ये हमारे पास में मौजूद है, हमारे इतिहास में मौजूद है, हमारे को उल्टा इतिहास पढ़ाया गया। तो उसको जोड़ा गया मैडम। जोड़ने के बाद में वो यहाँ से गया, उसने वहां पर जाके बोला कि तुम्हारी सर्जरी फेल है, वहां जाके सीखो। वहां से सर्जन आए, उन्होंने इंडिया में सर्जरी सीखी। उसके बाद में 1891 में हमारा इंडियन एजुकेशन एक्ट बना, जिसके अंदर हमारे सभी गुरुकुल को और आयुर्वेद को सरप्रेस करने के लिए इस पे इलीगल घोषित करके इस पे बैन लगा दिया गया, जिसके कारण से ये विद्या हमारी धीरे धीरे करके लुप्त होती चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं, देखिए चुराने से ज्ञान नहीं मिल सकता, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली जो चीज सच्चाई है वो छुप नहीं सकती है, बिल्कुल आप उसको छुपा नहीं सकते ना दबा सकते। बिल्कुल, यानी कि इतनी पूरी कन्वर्सेशन के बाद एक जो निष्कर्ष मेरे अकॉर्डिंग निकलता है, एंड आई वांट टू नो कि आप उस पर कितना अग्री करते हैं। जो लोगों का ये मानना होता है कि सारे इन्वेंशंस आर डन इन अब्रॉड, इसका मतलब आप उससे अग्री नहीं करते? देखिए मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं, पाई का मान इंडिया में दिया गया। आप एक बार देखिए, ये लॉजिक की बात करते हैं, हर चीज में कहते हैं लॉजिक लाओ। ये बताते हैं कि यहाँ से लेके और सूरज तक की दूरी इतनी है, जितनी आर्यभट्ट ने बता दी, भारद्वाज ऋषि जितनी बता के चले गए, जिन्होंने पूरा वैमानिक संहिता लिखी, उन्होंने जितनी बता दी, उसके बाद आज भी एक ऐसा ऋषि, आज एक वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ जिसने कहा कि नहीं 1 किलोमीटर उससे ज्यादा है। दूसरा, इनके पास नापने का कौन सा इंची टेप है? अगर हम कहें कि चलो सूरज तक की दूरी आप इतनी बता रहे हो, सिद्ध करो, तो क्या सिद्ध है? देखिए हर चीज के लिए सिद्धि नहीं होती, कुछ चीजों को आपको समझना होता है। मेरा एक सेमिनार था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर हाउ मच सेंसेस वी हैव, हमारी कितनी सेंसेस हैं? तो एक ने कहा 5, दूसरे ने कहा नहीं 5 नहीं होती है, 6 सेंसेस होती हैं जी। तो मैंने कहा भाई छठी सेंस कौन सी है? कहते वो होती है कि जो इंट्यूट कराती है। तो मैंने कहा यहाँ पर आप गलत हैं डॉक्टर साहब, 6 नहीं, सेंसेस हमारी 7 होती हैं जी। तो उसने कहा ये 7वीं सेंस कौन सी है जो आप बता रहे हो वैद्य जी? मैंने कहा जी 7वीं सेंस होती है हमारी कॉमन सेंस। जो हम कॉमन सेंस ही नहीं यूज करते तो सारी सेंसेस हमारी बेकार हो जाती हैं। तो हमारे को अपनी कॉमन सेंस का यूज करना है, हमें देखना है कि कहाँ पर कौन सी चीज हमें फायदा करती है, कौन सी चीज हमारे हित की है, कौन सी चीज हमारे अहित की है। अब हमारे को किसी ने बता दिया ऐसे कर लो। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, एक हॉस्पिटल है जिसका 400 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये 4000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक संस्था बड़ी है तो वहाँ इलाज भी आपका अच्छा होगा। आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखिए आफ्टर ऑल जान का सवाल तो आप ही की है। अगर आज मैंने ये फार्मूला निकाला और इस तरह करके कहाँ से, मेरा अपना तो है नहीं, अल्टीमेटली मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया, उसी अध्ययन के अंदर से ये आप लोगों के लिए चीज निकल के आई है तो जनता के लिए ही ना, मेरे को क्या जरूरत है इसकी, बताओ मुझे। बिल्कुल अवैध जी, मैं वापस अपने विषय पे लौटना चाहूँगी। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट किडनी फेलियर। मैं चाहूँगी बहुत लोग क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि अगर हम आयुर्वेद में इसकी ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं तो उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी बहुत प्रॉपरली लोग आयुर्वेदा को लेकर इतना अवेयर नहीं है। जस्ट वांट की क्या पहले से तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, पहले से तो बहुत ज्यादा अवेयर है। नहीं, पहला स्टेप यही कि आप अपना आराम से देखिए, टेस्ट डायग्नोसिस होती है, साथ में जब आपको लगे कि हमारा इनिशियल स्टेज है, जब भी आपको पता चले आप इमीडिएटली ये ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। वहाँ पर कौन कौन सी डायग्नोसिस है, जब आप आएंगे अपॉइंटमेंट लेके तो आपको बताया जाएगा, वो डायग्नोसिस आपकी करा ली जाएंगी, कराने के हिसाब से अपना आगे अपना नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स क्या होने हैं वो सब आपको बताए जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी चीज़ आपकी छुपी रहेगी। आपको जो टेस्ट होना है, इवन जो टेस्ट बाहर लोग नहीं भी कराते वो भी टेस्ट आपके कराए जाएंगे। उसमें कहीं इंप्रूवमेंट आ रही है देखो तो भी पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमारे पास 100 पेशेंट आ रहे हैं 100 ठीक हो रहे हैं, तो मैटर यहाँ पर काउंटिंग का नहीं है। मैटर ये है कि 100 में से अगर 50, 60, 70 पेशेंट भी ठीक हो रहा है तो जहाँ 0 का रिजल्ट है, 0 के मुकाबले अगर हम 50 कर रहे हैं तो ये तो वो रेस हो गई जिसके अंदर हम अकेले भाग रहे हैं। 0 के मुकाबले 50 क्या है जी? 0 के मुकाबले तो 10 भी बहुत है, 50 की तो बात छोड़ो आप। 0 के मुकाबले में तो कुछ नहीं है ना, जहाँ पर आप एक भी मरीज ठीक नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर 10 भी ठीक हो रहे हैं तो 100 में से बहुत है। लेकिन यहाँ तो 60-70% का रिजल्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली यू शुड डू दैट।
बिल्कुल, यानी कि सर्जरी इज नॉट ओनली द लास्ट ऑप्शन, उसके आगे भी बहुत कुछ है for सर्जरी treatment। मैडम देखिए, ये जी। अननेसेसरी जो सर्जरी होती है, फिर मैं आ गया अपने विषय के ऊपर। जी। देखिए मैंने अभी भी वही बताया था, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। सर्जरी इज एन ऑप्शन, लेकिन अननेसेसरी जो सर्जरी होती है वो नुकसान करती है। जिस चीज़ की सर्जरी सक्सेस ही नहीं है, आपने सर्जरी करी, किडनी चेंज करी, उसके बाद आपने इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी, जाके पूछ लो किसी से, बता देगा आपको देते कि नहीं देते। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन क्या करेंगी? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगी। उससे क्या होगा? जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जा रहा है, जिसको इम्यून सिस्टम रिजेक्ट करता है, वो अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी बॉडी में रह जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो गया। जितने लोगों की इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी जाती है, उनको सबसे ज्यादा टीबी होती है। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले हवा के थ्रू बैक्टीरिया जाएगा, फिर पानी के थ्रू बैक्टीरिया जाएगा, खाने के थ्रू बैक्टीरिया जाएगा, इम्यून सिस्टम उसको मारता है, वो उसको आपने सरप्रेस कर दिया मेडिसिन देके, तो किडनी काम करे या ना करे, और बीमारियां तो जकड़ ही लेंगी बाकी तो। जी, एक बार मैं चाहूँगी कि हालांकि मैंने जैसा कि ओपनिंग में भी कहा था कि किडनी फेलियर को लेके पीपल आर अवेयर, उनको पता है कि हाँ ये सिम्टम्स हमको बता दिए गए हैं, ये चीज़ें हमको बताई गई, दैट मीन्स वी आर फेसिंग किडनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं वजह जानने की बात करूँ, क्योंकि किडनी फेलियर को लेके, इस चीज़ को लेके कई सारी भ्रांतियाँ हैं कि एक्चुअली किडनी हमारी ख़राब होती क्यों है, तो एज एन वैद आप क्या बताएंगे, क्या हो सकती है वो प्रॉब्लम? नहीं, वो देखिए उसका रीजन तो देखिए, रीजन कभी भी चेंज नहीं होता, ट्रीटमेंट चेंज होता है। रीजन तो बट ऑब्वियस है, वही है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर हुआ या आपने केमिकल खाया। अब केमिकल पे जाएंगे तो अब पहले लोगों की किडनी कम फेल होती थी, आज ज़्यादा फेल होती है। सारा काम केमिकल का ही है। आप जहाँ देखोगे हर चैनल पे कोई पेस्टिसाइड की बात कर रहा है, कोई किसी चीज़ की बात कर रहा है, कोई गाय भैंसों में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन की बात कर रहा है। ये सब चीज़ें केमिकल की देन है, उसी पैथी उसी केमिकल की देन है, जिसकी वजह से आज ये सारी की सारी बीमारियां हमारी उठ के हमारे सामने आ रही हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो केमिकल का खाना, देखिए केमिकल खाएंगे, उसको किडनी ने फिल्टर करना है, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो अल्टीमेटली वो डैमेज होगी जी। और किडनी डैमेज होगी तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस तो आपको आएंगी नहीं तो आप 25 साल पहले तो कोई डायलिसिस की मशीन को जानता भी नहीं था। आज तो हर गली के अंदर डायलिसिस सेंटर खुले हुए हैं और सारे भर के चल रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं जो खाली हो। बिल्कुल, पिक्चर हॉल खाली हो सकता है, डायलिसिस सेंटर खाली नहीं होता जी। वैद जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आयुर्वेदा की जो हम बात करते हैं तो इतने ज़्यादा लोग ये भी नहीं है कि अनअवेयर हैं, अवेयर हो रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर एक बात कायम है कि बहुत जगह अभी भी आयुर्वेदा पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पे नहीं है, हाइप किया हुआ नहीं है। उसकी वजह आप क्या मानते हैं? एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमारे को टर्मिनोलॉजी में फंसा दिया गया जी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आयुर्वेद पिछड़ा, आयुर्वेद तो हमेशा बहुत सुपर एडवांस जो है, देखिए पूरे इंसान के शरीर की जो ज्ञान रखता है वो आयुर्विज्ञान है। तो आयुर्विज्ञान तो हमारा इतना एडवांस है कि इसको तो आप कभी कह नहीं सकते। लेकिन क्या है कि कुछ नीतियाँ होती हैं। अब आपका इंश्योरेंस नहीं मिलता, अब एक आदमी का इंश्योरेंस का कार्ड बना हुआ है, CGHS का कार्ड बना हुआ है, वो हॉस्पिटल में जाता है, उसका कैशलेस हो जाता है। अब वो आयुर्वेद में ढूंढता रहेगा, उसको बेचारे को कहीं कैशलेस नहीं, उसकी जेब में पैसा है नहीं है, अब उसको ट्रीटमेंट मिल रहा नहीं मिल रहा, उसका पैसा खर्च नहीं हो रहा। कैशलेस के अंदर सबसे बड़ी उसको मेडिक्लेम का कार्ड है या कोई भी कार्ड है। मैंने एक लेटर लिखा, मैंने कहा जी आप इसको लिखा, मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आप इसको भी लेके आइए, मेडिक्लेम के अंदर लोगों को मेडिक्लेम मिलना चाहिए जी। अब लेकिन बात वहीं पर ये आ जाती है कि मैं अकेला क्या क्या कर लूँ। मैं अब किडनी फेल का भी इलाज कर रहा हूँ, उसके लिए लीवर फेल का इलाज कर रहा हूँ, फिर साथ में ये भी सब झंझट में अपनी जान को करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली सपोर्ट नहीं है ना उतना। अब अगर उतना सपोर्ट हो तो फिर तो हो सकता है। अब अकेला मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, आपके सामने ही है वो चीज़। तो फिर वैद जी, जानने को तो बहुत कुछ है कि ताकि आपका जितना भी ज्ञान है वो यहाँ पर हम लोग सबके संग बांट सके, लोग अवेयर हो सके, बट लगातार संकेत मिल चुका है समय का। ही कार्यक्रम को आजकल हम यहीं पे विराम देंगे। दर्शकों, आपसे सिर्फ जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, जागरूक होइए, सिम्टम्स को, संकेत को पहचानिए, और अगर आपको लगता है कि आयुर्वेद के माध्यम से आप बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक हो सकते हैं, तो वैद संजीव भारद्वाज जी से अपॉइंटमेंट्स अवश्य फिक्स कराएं। नंबर्स कंटिन्यूसली टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को विराम देने से पूर्व आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पर आने को। थैंक यू सो मच। नमस्कार।